क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। ये जो क्रेडिट क्रिएशन या फिर कुछ बुक्स में मनी क्रिएशन भी कहते हैं, सेम ही बात है। ये जो कमर्शियल बैंक का तुम कह सकते हो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो कमर्शियल बैंक्स करती है इकोनॉमी में। और अगर हम बात करें टेस्ट के पर्सपेक्टिव से, यू कुड से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब काफी इंपॉर्टेंट इसे माना जाता है। भैया क्या ये मुश्किल है? हाँ बिल्कुल मुश्किल है, अगर तुम ध्यान से नहीं सुनोगे। अगर तुम जितने भी मिनट की वीडियो बनेगी अगले 15 मिनट तक पूरे ध्यान फुल फोकस से सुनोगे, आई गारंटी तुम्हें इस टॉपिक की एक एक चीज इन डेप्थ समझ आ जाएगी। बट उसके लिए तुम्हें फुल फोकस देना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भूल जाओ सारी चीजें, भूल जाओ कि खाने में क्या खाना है, जो भी दिमाग में चल रहा है सब भूल जाओ। फुल फोकस हमें यह रखना है कि ये क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। बड़े आसानी से धीरे धीरे करके एक एक चीज को समझ के चलते हैं। अब शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें, यानी कि जब हमें पूरी चीज अभी कॉन्सेप्ट समझेंगे उसको समझने के लिए हमने दो अजम्पशंस मानी है। वो क्या है? सबसे पहली अजम्पशन, इकोनॉमी में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको हम 1 यूनिट अज्यूम कर रहे हैं और उनको हम कहेंगे बैंक्स। अब इसका रीजन क्या है? देखो हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। तुम इंडिया का केस ले लो, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस बैंक है और बहुत सारे बैंक्स हैं। बट हम अज्यूम करेंगे कि ये जितने भी बैंक्स हैं ये एक यूनिट है और इनका नाम क्या है? बैंक्स। ये सब एक है। दूसरी अजम्पशन क्या है? दूसरी अजम्पशन ये है कि इकोनॉमी में जितनी भी पेमेंट्स करी जाएंगी, पेमेंट्स चाहे करी जाए रिसीव करी जाए, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू रूट होंगी। क्या मतलब? कोई अगर पेमेंट करेगा तो वो सपोज चेक के थ्रू करेगा या अपने अकाउंट के थ्रू करेगा। ट्रांजैक्शन सारी बैंक से होते हुए जाएंगी और जो बंदा पैसा रिसीव कर रहा है वो भी अपने अकाउंट में रिसीव करेगा। तो सारी ट्रांजैक्शन बैंक में होते हुए जाएंगी। ये है दूसरी अजम्पशन, मतलब कहीं ना कहीं जो पैसा है वो बैंक में ही घूमता रहेगा, सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होंगी। अब हम समझते हैं आराम से कि ये जो कॉन्सेप्ट क्या है। आ जाओ सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। कहानी के थ्रू समझेंगे, धीरे धीरे कहानी को बिल्डअप करते हैं। कहानी ऐसी है, देखो ये है एक बैंक। जैसे मैंने कहा दिस इज द बैंक विच रिप्रेजेंट्स ऑल द कमर्शियल बैंक्स। बैंक सारे 1 यूनिट है, ठीक है, याद रखना असम्पशन। ये है बैंक। अब लेट्स से हम कहते हैं कि जो पब्लिक है, जो कंट्री में पब्लिक है, वो आती है और उनके पास जितना भी पैसा है सारा डिपॉजिट करके चली जाती है। हम एक पर्टिकुलर अमाउंट अज्यूम कर लेते हैं अपने एग्जांपल में। हम कहते हैं कि जी कंट्री की इकोनॉमी की पब्लिक ने टोटल रुपीस 10,000 डिपॉजिट करे बैंक में। ये टोटल डिपॉजिट है जो सारी पब्लिक ने इस बैंक में करे। ठीक है जी, बढ़िया। अब जब बैंक के पास ये 10,000 रुपीज आते हैं, वो इस पैसे का क्या करती है? ये पैसे को ऐसे आइडियल तो नहीं रखती, वो इस पैसे का कुछ यूज करती है। वो क्या? ये जो अमाउंट है जितना भी आता है, हमारे केस में 10,000, इसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज बैंक को अलग रखना पड़ता है एज कैश रिजर्व। ये जो 10,000 का कैश अभी बैंक के पास आया, दिस 10,000, इसमें से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट बैंक को कैश के फॉर्म में एज रिजर्व रखना पड़ता है, जिसको वो टच नहीं कर सकती, उसको वो अलग रिजर्व रखना पड़ेगा और बाकी बचा हुआ वो लोन की तरह फॉरवर्ड कर सकती है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिर्फ एक पर्टिकुलर परसेंटेज क्यों? इसके पीछे रीजन ये है, जो बैंकर्स है ना, उनको अपने एक्सपीरियंस से ये पता है कि जो सारी पब्लिक है वो एक दिन तो टपकेगी नहीं बैंक पे अपना पैसा लेने। मतलब कि जितनी भी पब्लिक ने ये 10,000 डिपॉजिट करा है, अब ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी पब्लिक, पूरी इंडिया की पॉपुलेशन एक दिन पहुंच जाएगी उस 10,000 को बैंक से निकालने। बैंक को पता है कि रोज कोई एक बंदा आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितने आ जाएंगे? सारे तो आएंगे नहीं। तो जो बचा हुआ, जो जितना भी रिजर्व अलग रखा है, उसमें से हम जो भी लोग आएंगे उनको पैसे दे देंगे। और दूसरा रीजन, बैंक के अंदर कंटिन्यूस डिपॉजिट्स आते रहते हैं। क्या मतलब? ऐसा तो है नहीं कि डिपॉजिट्स ये 10,000 आ गए उसके बाद रुक गए। डिपॉजिट्स तो रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे, सर्कुलेशन होती रहेगी, तो पैसा आता रहेगा। ऐसा नहीं है कि पैसा बिल्कुल रुक ही जाएगा बैंक के अंदर। तो इसीलिए बैंक इसमें से सिर्फ एक सर्टेन परसेंटेज अलग रखता है एज रिजर्व, बाकी को एज लोन बांट देता है। अब हम इस एग्जांपल में समझते हैं कितना अलग रखेंगे और कितना लोन। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड थ्रू अ टेबल। हम कहते हैं जी बैंक के पास अभी डिपॉजिट कितने आए? 10,000। हम कह रहे हैं हम एक परसेंटेज अज्यूम कर लेते हैं। वो परसेंटेज का नाम क्या होता है? LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। लीगली बैंक को कितना रिजर्व करके रखना पड़ता है, वो रेशियो हम अज्यूम कर लेते हैं 10%। यानी कि 10,000 में से 10% बैंक को अलग रखना पड़ेगा एज
कैश रिजर्व, ये जो रेड बाउंड्री का कैश रिजर्व है, इसमें जितना भी पैसा है वो बैंक टच नहीं कर सकती। बैंक को वो रिजर्व अलग रखना पड़ेगा, बिल्कुल वो पैसा। हम कितना कह रहे हैं? 10%। 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000। यानी कि हम कह रहे हैं कि जो बैंक है वो इस 10,000 में से 1,000 का टुकड़ा अलग निकाल के रख देगा कैश रिजर्व के फॉर्म में। वो कैश अलग रखा है, रिजर्व है, उसको टच नहीं करेगा। और जो बचा हुआ है उसके पास 9,000, अब वो उसका यूज करेगा। लेट्स से वो उस 9,000 का दे देता है लोन, वो लोन्स बांट देता है वर्थ ₹9,000। तो उसने कितने लोन्स बांटे? 9,000। अब ये जो लोन्स हैं वो कैसे दिए जाएंगे? अजम्पशन 2 याद करो, मैंने कहा जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी बैंक के थ्रू रूट होंगी। तो जो सरकार कह रहा हूं, सॉरी, जो बैंक है वो जो लोन देगी वो किसी के अकाउंट में पैसा डालेगी, वो फिजिकल कैश नहीं देगी। वो ये नहीं कहेगी कोई लोन लेने आए लोग उनको पैसा दे दिया फिजिकल कैश, नहीं 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 नहीं, उनका अकाउंट खोलेगी और उस अकाउंट में वो 9,000 ट्रांसफर कर देगी। मतलब जितने भी बोरोवर हैं जिनने लोन लिया उनके अकाउंट में 9,000 मतलब जितना भी उन्होंने लोन लिया वो अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब हुआ क्या? अब लो सपोज लेट्स से लोन उन्होंने लेंड कर दिया ऑफ ₹9,000। अब जिन्होंने भी लोन लिया है बोरोवर्स, उन्हें लोन क्यों लिया है? किसी को पेमेंट करने के लिए करा होगा, जिनसे भी उन्होंने डेट ले रखा है। तो लेट्स से बोरोवर्स ने, यहां पे ये बोरोवर्स सबकी बात हो रही है, कोई एक बोरोवर नहीं, जितने भी बोरोवर है कलेक्टिवली उनका लोन 9,000 है, उन सब ने किसी को पेमेंट करी होगी। अब जिस बंदे को पेमेंट करी वो पैसा कैसे रिसीव करेगा? बैंक अकाउंट में। मैंने क्या असम्पशन कही थी? सारी ट्रांजैक्शन बैंक से होके जाएंगी, सारी ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट्स में होगी। तो जो लोगों ने लोन लिया वो किसी को पेमेंट करेंगे जिनसे भी उनका पैसे ड्यू है, और वो पैसा जिनको भी ड्यू है वो उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि ये 9,000 का लोन वुड अगेन कम बैक टू द बैंक एज डिपॉजिट्स। क्यों? क्योंकि किसी ने लोन लिया है वो किसी को पेमेंट करेंगे, जिसने पेमेंट करी, जिसको पेमेंट मिला उसके अकाउंट में वो पैसा आ गया। तो बेसिकली बैंक में डिपॉजिट बढ़ गए। कितने से? बाय ₹9,000। जितना लोन लिया उतने के डिपॉजिट्स आ गए। अब क्या स्टेट है इकोनॉमी में? इकोनॉमी हाँ, मतलब बैंक्स के पास अब एडिशनल डिपॉजिट्स ऑफ 9,000 और आ गए। कितने डिपॉजिट्स टोटल हैं? 10,000 पहले थे, ये 9,000 और आ गए, टोटल ऑफ 19,000 अब बैंक के पास डिपॉजिट हैं। रूल क्या कहता है कि जी बैंक को हमेशा अपने कैश रिजर्व में 10% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स का रिजर्व रखना है। टोटल डिपॉजिट्स कितने हैं? 19,000। इसका 10% कितना बना? 1,900। कैश रिजर्व अभी कितना पड़ा है? 1,000। यहां ₹1,000 का कैश रिजर्व पड़ा है, तुम्हें 1,900 का चाहिए। कितना और बनाना पड़ेगा? 900 का और। यानी कि इस 9,000 में से 900 और ट्रांसफर हो जाएगा कैश रिजर्व के लॉकर के अंदर, जिस लॉकर को हम टच नहीं कर सकते। बैंक उस पैसे को फिजिकल कैश में रखेगा, कैश के फॉर्म में रखता रहेगा। तो ये जो अलग से अमाउंट अब चला गया है 900 का, वो कैश रिजर्व में ऐड हो गया है। मतलब कि अमाउंट कितना बच गया? अब यहां पे 9,000 था, 9,000 में से 900 चला गया, मतलब कि अब 8,100 हमारे पास रह गया। इस 8,100 का क्या करेंगे? फिर से वही जो करता है बैंक। अगर उसने एक बार रिजर्व अलग रख लिया तो वो लोन, बचे हुए को लोन दे सकता है। इट विल अगेन गिव दिस 8,100 एज लोन्स। तो हमारे अब लोन कितने और बन जाएंगे? 8,100 के। जो भी लोन होते हैं, जो लोग लोन लेते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं, जिसको पेमेंट करेंगे, जो पैसा रिसीव करा है उसके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा, यानी कि उसके डिपॉजिट्स बढ़ जाएंगे। अब मतलब कि बैंक में 8,100 के डिपॉजिट्स और आ गए। तो हमने कितने का लोन दिया था? 8,100, और जो अगेन डिपॉजिट्स बन चुके हैं। क्या मतलब? लेट मी जस्ट इरेज दिस। हम कह रहे हैं कि अगली बार 8,100 के और एक्स्ट्रा डिपॉजिट बन गए। अभी जो मैंने पहले वाली ट्रांजैक्शन करी थी, ये मैंने तुमको टोटल बेसिस पे समझाया था कि मतलब भाई 19,000 के टोटल डिपॉजिट्स हैं, उसका 10% 1,900, 1,000 के रिजर्व्स पहले थे, 900 के और बना लिए। तुम इसको सॉल्व एडिशनल बेसिस पे भी कर सकते हो। क्या मतलब? इसको दूसरे लॉजिक से देखिए, अगर बैंक में
एडिशनल डिपॉजिट्स कितने आए थे? 9,000 के। 9,000 का 10% करें, 10% ऑफ 9,000 इज 900। ये 900 के तुमने एडिशनल कैश रिजर्व्स बना लिए। 9,000 में से 900 निकाला, कितना रह गया? 8,100 एज लोन तुमने दे दिया। ये मैंने तुम्हें टोटल बेसिस पे भी समझा दिया, एडिशनल बेसिस पे भी। तुम अब सोच रहे होगे भैया क्यों फालतू में टोटल बेसिस पे समझाया, एडिशनल बेसिस पे समझाओ, आसान हो जाता है। टोटल बेसिस पे समझाने का एक रीजन है, उसके पीछे एक लॉजिक है जो भी थोड़ी देर में समझ आएगा। तुम कर किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं जी, 8,100 का और डिपॉजिट आ गया। अब क्या तुम फिर से करोगे? दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले टोटल वाले तरीके से, यानी कि अब बैंक के अंदर टोटल कितने डिपॉजिट आ गए हैं? 10,000 प्लस 9,000 प्लस 8,100, यानी कि टोटल ऑफ 27,100। बैंक जो सरकार कहती है जी आपको इसका 10%, यानी कि सॉरी इसका 10% कितना बना? 10% ऑफ 27,100 इज 2,710। इतना आपको रिजर्व बनाना पड़ेगा। बैंक में अभी कितना रिजर्व बना हुआ है? 1,000 प्लस 900, 1,900। तो तुम्हें कितना और बनाना पड़ेगा? 810 का, यानी कि 1,000 प्लस 900 प्लस 810, टोटल 2,710 को तुमने रिजर्व बना लिया। क्या होगा? ये जो इतना 8,100 का अमाउंट था, इसमें से और कितना 810 रुपीज कट के कहां चले जाएंगे? कैश रिजर्व में। याद रखना, जो शुरू में कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा आया था 10,000, उसी में से थोड़ा थोड़ा कटे जा रहा है। उसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट हम काट के कहां डाल रहे हैं? कैश रिजर्व में। यानी कि तुमने अब 10,000 में से, ये तुम्हारे पास इनिशियल पैसा था, ये 10,000 में से तुम 2,710 का रिजर्व बना चुके हो। 10,000 माइनस 2,710 कितना रह गया तुम्हारे पास? 7,290। 10,000 शुरू में था, उसमें से तुम 2,710 का रिजर्व बना चुके हो। कितना रह गया? 7,290। जो तुम क्या करोगे? वही जो प्रोसेस चल रही है उसको तुम दोगे एज लोन। 7,290 के लोन दोगे, वो लोन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बैंक के पास 7,290 के और डिपॉजिट्स आ जाएंगे। यहां पे ये बात याद रखना, ये 8,100 कट के कितना रह गया है? 7,290, क्योंकि इसमें से कैश रिजर्व्स हमने अलग रख दी है बैंक ने। तो वही प्रोसेस बार बार रिपीट हो रही है। अब इस सेम चीज को मैंने अभी तुम्हें टोटल बेसिस पे समझाया, तुम एडिशनल बेसिस पे भी कर सकते हो। क्या मतलब? बैंक में कितना एडिशनल डिपॉजिट आया था? 8,000, सॉरी हाँ 8,100। 8,100 का 10% कितना होता है? 810। 8,100 में से अगर मैं 810 माइनस कर दूं 810, इट गिव्स मी 7,290, जो तुमने एज लोन दे दिया। तो तुम कर इस एडिशनल तरीके से भी सकते हो, टोटल तरीके से भी, मर्जी तुम्हारी है। प्रोसेस वही है। अब ये प्रोसेस ऐसी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, यानी कि अगले में वही हो जाएगा। ये जो लोन था 7,290 का, ये अगेन एज डिपॉजिट्स आ जाएगा, और फिर वही प्रोसेस 10% LRR बचा हुआ लोन। तो ये प्रोसेस ऐसे चलती रहेगी चलती रहेगी और चलती रहेगी। यही साइकिल फिर से घूम जाएगी जो यहां पे चल रही है ना। दिस साइकिल विल कीप ऑन रिपीटिंग। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, मतलब कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। जो लोन्स हैं डिपॉजिट बनते जाएंगे, 9,000, 8,100, 7,290, ऐसे ही चलता रहेगा, कीप ऑन गोइंग। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कब तक चलती रहेगी। इसके पीछे बहुत ही अच्छा लॉजिक है और थोड़ा समझना पड़ेगा तुम्हें, तो फुल फोकस रखना। ये देखो, तुम खुद लॉजिकली सोचने की कोशिश करो, प्रोसेस कब तक चल सकती है। हम कैश रिजर्व्स कैसे बना रहे थे? हम कैश रिजर्व्स बेसिकली ये जो 10,000 का हमारे पास अमाउंट था, इसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के कहां डाल रहे थे? कैश रिजर्व में अलग से। तो मतलब कि हमारे पास कैश रिजर्व्स टोटल बनाने के कितने पैसे हैं? 10,000। बैंक के पास पैसा तो 10,000 ही था, उसमें से थोड़ा 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 कैश रिजर्व बना रहे हैं। सो वी कैन क्रिएट अ टोटल कैश रिजर्व ऑफ ओनली 10,000। इससे ज्यादा कैश रिजर्व बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा तो हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो वी कैन मेक अ टोटल कैश रिजर्व ऑफ 10,000। अगर तुम पिक्टोरियली समझना चाहते हो, ये जब टोटल हमारे पास 10,000 था, ये जब सारा का सारा कैश रिजर्व में चले जाएगा और यहां पे हमारे पास कितना अमाउंट रह जाएगा? 0।
तब तक हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल रिजर्व बनाने के 10,000 रुपए ही पैसे थे। जब वो सब कैश रिजर्व में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तब हमारे पास पैसा नहीं बचेगा कैश रिजर्व बनाने का, तो हम और डिपॉजिट्स यानी कि और लोन्स नहीं दे सकते। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो टोटल डिपॉजिट्स हैं ये कितने होंगे, ये निकालना भी जरूरी है। इसको निकालने का एक तरीका है जो हम अभी आराम से समझते हैं। लेट मी फर्स्ट इरेज दिस। देखो, हमने जो कैश रिजर्व है हर स्टेज पे कैसे निकाल रहे थे, हम कह रहे थे जी 10% जो हमारा LRR था इनटू द टोटल डिपॉजिट्स। अभी याद रखना, टोटल डिपॉजिट्स में हर स्टेज के लिए कह रहा हूं, मैं समझाता हूं धीरे धीरे। हम कह रहे थे 10% टू टोटल डिपॉजिट्स गिव्स मी द टोटल कैश रिजर्व्स। CR में शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसका मतलब कैश रिजर्व है। यानी कि मैं क्या कह रहा था, लेट्स से मैं सेकंड स्टेज पे कहता हूं। हम कह रहे थे जी टोटल डिपॉजिट्स कितने हैं टू स्टेजेस पे, 19,000, 10,000 प्लस 9,000। इसका 10% हमने कितना किया था, 1900, 1900। अब हम कह रहे थे सेकंड स्टेज पे 1000 का रिजर्व ऑलरेडी था और हमें 900 और बनाना पड़ा, यानी कि हमने टोटल रिजर्व कितना बना लिया यहां पे, इन दोनों का अगर सम देखें, वी क्रिएटेड अ टोटल रिजर्व ऑफ 1900। तो मतलब कि 10% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स 19,000 गिव्स मी द टोटल CR एट दैट पर्टिकुलर स्टेज विच वाज 1900। ये तो मैंने सेकंड स्टेज का बनाया, हमें सेकंड स्टेज का तो निकालना नहीं, हमें जानना है कि जो टोटल जितनी भी स्टेजेस हुई हैं, ये जितनी भी हुई हैं, इनका जो टोटल यानी कि इनका जो सम है, जिसको मैं क्या बोला रहा हूं, टोटल डिपॉजिट्स, 10% of this particular amount of this total deposits will give me the total CR, total cash reserve, जो कितना है 10,000। ठीक है जी। अभी जो 10,000 है ये एक्चुअली में किसके बराबर है, तुमने अगर ध्यान से देखा हो, इट इज इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट। ये वाला अमाउंट ऑफ टोटल CR कैश रिजर्व इज इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट। इसके पीछे का मैंने लॉजिक तुम्हें समझा दिया, जो अभी पहले समझाया था ना कि टोटल CR कितना बन सकता है, जितने तुम्हारे पास पैसे पड़े हैं वो कितने थे, जितना इनिशियल डिपॉजिट है 10,000 का। यानी कि इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, 10% ऑफ टोटल डिपॉजिट, इसमें मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं TD, इज इक्वल टू माई इनिशियल डिपॉजिट। या इनिशियल डिपॉजिट का एक अच्छा नाम क्या हो सकता है, प्राइमरी डिपॉजिट। ये जो फर्स्ट डिपॉजिट होता है ना, इसे प्राइमरी डिपॉजिट कहा जाता है, PD शॉर्ट में लिख रहा हूं। इसके बाद जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं ये होते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स, SD शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो मैं कह सकता हूं दिस इज इक्वल टू माई प्राइमरी डिपॉजिट, क्योंकि टोटल CR 10,000 PD के प्राइमरी डिपॉजिट के बराबर था। वेल एंड गुड। ये जो 10% है, इसको अगर मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बनाना चाहूं, इसको मैं LRR लिख सकता हूं, क्योंकि 10% LRR भी था, इनटू ये जो टोटल डिपॉजिट्स हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं प्राइमरी डिपॉजिट्स इनटू अ पर्टिकुलर x कुछ भी हो सकता है। अब तुम थोड़ा यहां पे काफी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, ये क्या लिख दिया मैंने। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि जो टोटल डिपॉजिट्स हैं, जो ये वाला पर्टिकुलर अमाउंट है, वो एक्चुअली हमारे प्राइमरी डिपॉजिट का कुछ गुना होगा। गुना मतलब कुछ टाइम्स होगा। जब मैंने कहा था सेकंड स्टेज पे, जब मैंने 2 स्टेजेस ली थी, मैंने कहा था टोटल डिपॉजिट्स थे 19,000। ये 19,000 इज अ सर्टेन टाइम्स ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट, यानी कि मैं इस 19,000 को 10,000 इंटू 1.9 भी लिख सकता हूं। यानी कि मेरे टोटल डिपॉजिट्स आर 1.9 टाइम्स द प्राइमरी डिपॉजिट। ये प्राइमरी डिपॉजिट था, 10,000 इंटू 1.9 19,000 ही होता है। तो मैं सिंपली कह रहा हूं कि जो जितना भी टोटल डिपॉजिट का अमाउंट है, उसको मैं प्राइमरी डिपॉजिट इंटू समथिंग x लिख सकता हूं। x क्या है मेरे को पता नहीं, इस केस में तो मेरे को पता था क्योंकि मेरे को टोटल डिपॉजिट 19,000 पता है। यहां पे मेरे को टोटल डिपॉजिट नहीं पता, ये मेरे को निकालना है, तो इसलिए मेरे को ये पता नहीं x क्या है, तो यहां पे मैंने x लिख दिया। ठीक है जी। इसी सेम इक्वेशन को अगर मैं रिफ्रेम करना चाहूं, मैं इसको लिख सकता हूं LRR इंटू x। प्राइमरी डिपॉजिट को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी डिपॉजिट अपॉन प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है जी। इसे क्या लिख सकता हूं, LRR इंटू x
इज इक्वल टू 1, PD अपॉन PD1 हो गया, यानी कि मेरा x क्या हो गया, 1 अपॉन LRR। अब ये x क्या है, इस x को इकोनॉमिक्स में कहा जाता है मनी मल्टीप्लायर। ये x जो मैंने अभी निकाल के बताया, इसे एक्चुअली में ऑफिशियल टर्म्स इकोनॉमिक्स में क्या होती है, मनी मल्टीप्लायर। अब तुम सोच रहे होगे भैया आपने इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करा, बुक में मनी मल्टीप्लायर का सिंपल फॉर्मूला गिवन है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LRR। बिल्कुल सही बात है, अगर मेरे को फॉर्मूला ही बताना होता तो मैं वीडियो बनाता ही क्यों। इसको मैं सिर्फ ये बताना, इस वीडियो के थ्रू मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो फॉर्मूला है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो सिंपल मैथ्स है जो हम 6th-7th में सीखते हैं। उस सिंपल मैथ्स को ही बस इनटू करके प्लस माइनस करके इधर उधर करके ये एक फॉर्मूला बना दिया ऑफ मनी मल्टीप्लायर। अब अगर तुमने डेरिवेशन समझ ली हो, अब हमें बस सिंपल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल चीज बस फॉर्मूला याद करना है। लेट मी फर्स्ट इरेज दिस। नाउ आई कैन राइट दैट माई मनी, लेट मी राइट इट इन शॉर्ट ओनली। मैं इसको लिख रहा हूं शॉर्ट में MM, यानी कि मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LRR। और मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, वो हमें ये बताता है कि पैसा कितना गुना हो गया है, यानी कि पैसा कितना मल्टीप्लाई हो गया है। नाम क्या है, मनी मल्टीप्लायर, मनी कितना मल्टीप्लाई हुआ। यहां पे हमने इसे x को क्या देखा कि मनी कितना टाइम्स हो गया है, कितने अमाउंट से मल्टीप्लाई हो गया है, वो हम निकालते हैं 1 अपॉन LRR के थ्रू। हमारे केस में LRR क्या है, 10%, तो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 10%। ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 अपॉन 100, 10% को 10 अपॉन 100 लिख सकता हूं। इसको अगर मैं 0 0 कट कर दूं, ये बन जाएगा 1 अपॉन 10, यानी कि 10। तो मेरा मनी मल्टीप्लायर इज 10। इसका क्या मतलब है, वो ये कह रहा है कि जी आपका पैसा 10 टाइम्स हो गया है। यहां पे 1.9 यहां पे 1.9 टाइम्स हो रहा था, हम कह रहे हैं हमारा पैसा इस एग्जाम्पल में, ये तो था जी सेकेंड स्टेज तक, हम कह रहे हैं अब टोटल स्टेजेस के लिए, यानी कि आपका पैसा 10 टाइम्स हो गया है, यानी कि आपका पैसा 1 लाख हो गया है। वो मैंने कैसे निकाला, 10 टाइम्स ऑफ 10,000। टोटल शुरू में इनिशियल डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट कितना आया, 10,000। हम कह रहे हैं पैसा उसका 10 गुना हो गया है, यानी कि 10,000 इंटू 10 कितना, 1 लाख। तो हमें यह पता चल गया कि कितने टोटल डिपॉजिट्स बन जाएंगे, 1 लाख के। इस 1 लाख में से 10,000 कैश रिजर्व है, बचा हुआ कितना लोन बन जाएगा, 90,000। तो हमने ये निकाल लिया कि टोटल डिपॉजिट, टोटल लोन, टोटल कैश रिजर्व कितने बन जाएंगे। और ये लॉजिकल भी है, क्या मतलब, हम कह रहे हैं कि जी आप टोटल 10,000 के रिजर्व्स बना सकते हो, तो अब मैक्सिमम कितने डिपॉजिट्स क्रिएट कर सकते हो, 1 लाख। अगर डिपॉजिट इससे 1 रुपए भी ज्यादा होते, लेट्स से मैं कहता डिपॉजिट्स हैं 1 लाख 1 रुपीज, 1 लाख 1 रुपीज के लिए कितने कैश रिजर्व चाहिए होंगे, 10,000.1। 10,000.1 के कैश रिजर्व्स बन सकते हैं, नहीं बन सकते, क्योंकि जो बैंक है उसके पास कितना कैश पड़ा था, कैश तो जी आपके पास 10,000 ही है। इस 10,000 के कैश में से अब 10,000.1, ये जो 0.1 पैसा है ये आप कहां से लाओगे, आपके पास तो पैसा ही नहीं है ना रिजर्व बनाने का। रिजर्व बनाने के लिए मैक्सिमम पैसा अवेलेबल 10,000 ही था, तो 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 ही आप कैश रिजर्व बना सकते हो। तो ये पूरा लॉजिक था। तो अब हमने ये समझ लिया कि कैसे बैंक्स ने, कमर्शियल बैंक्स ने सिर्फ 10,000 की मदद से, 10,000 प्राइमरी डिपॉजिट की मदद से 1 लाख रुपीस के इन्होंने क्रिएट कर दिया क्रेडिट। सो इन अ वे दे आर क्रिएटिंग मनी इन द इकोनॉमी। अब यहां पे कुछ लोग इसको कंफ्यूज कर सकते हैं वेल्थ के साथ। ये याद रखना, ये जो पूरी प्रोसेस हुई है ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, इससे कमर्शियल बैंक्स ने इकोनॉमी की मनी सप्लाई बढ़ाई है, वेल्थ नहीं बढ़ाई। क्या मतलब, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी के पास 1 लाख की वेल्थ आ गई, लोग अमीर नहीं हो रहे, लोगों के पास जो मनी की सप्लाई है वो बढ़ा दी है, क्योंकि जो पैसा है उसको सर्कुलेट करके सिस्टम में मनी सप्लाई को बढ़ा दिया। पर जो लोगों की वेल्थ है, जो असली पैसा है, वो तो जी 10,000 ही है, तो वेल्थ नहीं बढ़ा रहे, बस क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं। दिस वॉज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। सारा हमने फंक्शनैलिटी समझ ली, कैसे प्रोसेस होती है, मनी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, और कैसे हम ये टोटल डिपॉजिट्स का अमाउंट निकालते हैं। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर।